मुझे ये डायबिटीज़ करीबन 2.5 साल की उम्र से हुई थी। मैंने कभी इस प्रॉब्लम को कभी एक नेगेटिव वे में नहीं लिया है, मैं हमेशा पॉज़िटिव ही रही हूँ इसके लिए। तो डायबिटीज़ को बीमारी मानना छोड़ दें, ये मेरा सजेशन है। ये एक लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट है। या प्रेगनेंसी के दौरान अगर वुमन को डायबिटीज हो जाती है तो बच्चा डायबिटिक हो सकता है। मैं बोलूंगी कि प्लीज अवॉइड शुगर्स। आपका वेट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया होने का जो खतरा होता है वो टाइप 2 वालों को थोड़ा कम होता है। नमस्ते, हेलो एवरीवन, मेरा नाम मेघा सूद है। मुझे टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है, जिसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी बोलते हैं। मुझे ये डायबिटीज करीबन 2.5 साल की उम्र से हुई थी और आज मैं एक प्रोफेशनल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैंने कभी इस प्रॉब्लम को कभी एक नेगेटिव वे में नहीं लिया है, मैं हमेशा पॉजिटिव ही रही हूँ इसके लिए। मेरा ये मानना है कि अगर आप डिसिप्लिन और मोटिवेशन से इसको ले तो ये आपका एक ड्रॉबैक बनने के बजाय आपके सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है। सो डायबिटीज इज जस्ट अ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। इसको कभी भी एक बीमारी मत बोलिए या इसको एक कोई नेगेटिव एस्पेक्ट इसका मत लीजिए। You are diabetic, but then you are much better than many people. तो मेघा जी, आपकी जैसे स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ, क्योंकि जाहिर सी बात है ये प्रॉब्लम आप इतनी छोटी उम्र से फेस कर रही थी, तो आपने काफी दिक्कतों का, मुश्किलों का भी सामना जरूर किया होगा स्कूल लाइफ में। तो हमें थोड़ा बताएं कि कैसे जो थी आपकी स्कूल लाइफ दूसरे बच्चों से अलग रही। दूसरे बच्चों से अलग नहीं थी, क्योंकि काफी कम उम्र में हो गया था, तो जैसे जैसे बड़े हुए ये एक पार्ट ऑफ लाइफ ही बन गया। ऐसा कभी एहसास ही नहीं हुआ कि ये कुछ अलग है या मेरे को कुछ स्पेशल प्रॉब्लम है। दूसरा, पेरेंट्स के साथ साथ मेरे टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, तो मेरी हर क्लास टीचर को ये बताया जाता था कि भाई ऐसा सा दिक्कत है, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपको कैसे केटर करना है, कैसे उनका ध्यान रखना है। बस एक इंसिडेंस है मेरे स्कूल में। हमारा लंच पीरियड जो है वो जनरली 4th पीरियड के बाद होता था। एक दिन ऐसा हो गया कि वो 7th पीरियड तक एक्सटेंड हो गया, लंच ही नहीं हुआ, लंच ब्रेक नहीं मिला। तो क्योंकि डायबिटीज में लो ब्लड शुगर होने का खतरा बहुत बना रहता है, तो मैं आई फेल डाउन, मैं बेहोश हो गई, अनकॉन्शियस हो गई। तो मेरे टीचर्स और वहां पे जितने भी लोग थे बहुत सपोर्टिव थे, वो तुरंत मेरे को डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने सारा ट्रीटमेंट किया, घर पे इन्फॉर्म किया, पेरेंट्स को बताया। बट वो एक ही इंसिडेंस है, क्योंकि उसके बाद फिर ये एहसास हुआ कि नहीं, अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। और टीचर्स से डांट ये पड़ा कि उन्होंने बोला तुमने बताया कि नहीं भूख लग रही थी। तो मेघा जी, डाइटिशियन बनने का फैसला, ये इसके पीछे क्या मोटिवेशन था? स्पेसिफिकली यही रीजन था कि आप ये प्रॉब्लम फेस कर रही हैं बचपन से, तो मैं एक ये डाइटिशियन प्रोफेशन चुनूंगी और अदर पीपल को भी हेल्प करूंगी इस चीज में। जी जी। तो बेसिकली तो मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, किसी वजह से वो नहीं हो पाया, तो मैंने कहा रहना तो मेडिकल फील्ड में ही है, तो अब सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या है मेरे पास, तो फिर हम लोगों ने ये डाइटिशियन करियर का चुनाव किया। उसमें ये भी था क्योंकि मुझे भी जब ये प्रॉब्लम हुआ था तो डॉक्टर्स बहुत सारे थे, लेकिन खाने पीने के बारे में बताने वाले लोग बहुत कम थे। तो जनरली डाइटिशियंस आपके हॉस्पिटल में ही होती थी, तो आपको अगर कभी अपॉइंटमेंट भी लेना है तो वहां जाकर के उनसे बात करनी पड़ती थी, ऐसा होता था। काफी वक्त पहले तो डाइटिशियन एज अ प्रोफेशन उतना था भी नहीं जितना आज के टाइम में हो गया, तमाम तो ऑप्शंस हैं। हाँ, तो उसमें बेनिफिट ये हुआ कि जब आप खुद एक डाइटिशियन होते हैं, आप खुद फॉलो करते हैं, तो आप दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि जनरली लोग यही बोलते हैं ना कि अच्छा, खुद का इतना अच्छा ख्याल रख रहे हो तो हमारे को भी केटर आप अच्छे से कर पाओगे। तो मेन मोटिव यही था कि कुछ ना कुछ इसी फील्ड में ही करना है। मेडिकल लाइन का। हाँ जी। तो अच्छा मेघा जी, आपका जो रूटीन है वो किस तरीके का रहता है? मॉर्निंग वॉक, कोई स्पेशल डाइट चार्ट और शुगर मैनेजमेंट, क्या क्या चीजें रहती हैं, सब जरा डिटेल में बताइए हमारे दर्शकों को। तो ऐसा होता है कि आपको जैसे मेरे को टाइप 1 डायबिटीज है, तो इसमें इंसुलिन लेना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तो अब आपको मॉर्निंग में लेना है पहले, फिर लंच से पहले लेना है और फिर डिनर से पहले। तो दिन के 3 शॉट्स होते हैं। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन बोलते हैं और एक शॉर्ट एक्टिंग। जो लॉन्ग एक्टिंग है वो आपको वंस इन अ डे होता है,
कई लोगों को डॉक्टर्स रात में सजेस्ट करते हैं, मुझे मॉर्निंग में किया हुआ है, बचपन से है तो वो एज इट इज चला आ रहा है। शॉर्ट एक्टिंग का होता है आपका शुगर मैनेजमेंट के लिए, तो वो जितनी बार आप मील्स लेंगे उतनी बार, तो मैंने अगर ब्रेकफास्ट लिया है तो उससे पहले, लंच लिया है तो उससे पहले, और डिनर लेंगे तो उससे पहले लेना है। एक बात जो मेरे डॉक्टर्स ने मेरे को बहुत जरूरी बोला था और मैं सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि सुबह उठ के अपनी ब्लड शुगर रोज चेक करिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको बताएगा आपके पूरे दिन का मैनेजमेंट कैसा रहेगा। मान लीजिए आपकी ब्लड शुगर सुबह बढ़ी हुई है, तो आप उसको डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर कम भी है तो भी डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा, मॉर्निंग में थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल हमारा होता है, ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। आई प्रेफर इवनिंग एक्सरसाइजेस, तो मैं जनरली शाम को जाती हूँ। अभी तो फिलहाल वॉकिंग और योगा चल रही है। पहले जिमिंग करते थे, जिम इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे तो एक्सरसाइज वगैरह सब वही होता था। अभी कुछ टाइम से थोड़ा छूट गया है, बट हाँ वापस स्टार्ट करना है, क्योंकि उसके बिना लगता है कि लाइफ अधूरी है। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंसुलिन शॉट्स की बात करें तो मतलब डेली 4 शॉट्स आपको लेने पड़ते हैं, एक लॉन्ग फेज के लिए और एक बाकी शॉर्ट उसकी जी शॉर्ट। हाँ। अच्छा मेघा जी, डाइट की बात करेंगे तो जो मील्स होती है किस तरीके की रहती है, क्या उसमें आपकी थाली में क्या क्या चीजें रहती हैं, कि कार्ब्स इंटेक कैसे मैनेज करते हैं, प्रोटीन इंटेक कैसे मैनेजमेंट करते हैं, सारा ओवरऑल, क्योंकि आप एक डाइटिशियन भी हैं तो आप इस चीज को बेहतर एक्सप्लेन भी कर पाएंगी कि क्या चीजें हमें लेनी चाहिए, क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट से शुरुआत करते हैं। ब्रेकफास्ट में जनरली सादी रोटी होती है या भरमा रोटी, तो फ्राइड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घी का इंटेक या ऑयल्स का इंटेक भी हमें लिमिटेड रखना होता है। तो जनरली रोटी होती है, अगर समर सीजन है तो दही के साथ होगा, नहीं तो मिल्क के साथ। तो जैसे ब्रेकफास्ट अब आपने रोटी का, तो रोटी खाली सिर्फ सूखी नहीं, भरवा रोटी बोला मैंने। तो भरवा में जैसे जो भी सीजन का है, जैसे प्याज वाली रोटी हो गई या सब्जियां भरी हुई हो गई, या कभी कभार सैंडविच भी, लेकिन वो बहुत रेगुलर नहीं होता है। हफ्ते में 2-1 बार आप सैंडविच ले सकते हैं। ओट्स बहुत अच्छा होता है। दलिया, आप वेजिटेबल दलिया ले सकते हैं, वो भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ में कोई फ्रूट ले सकते हैं, जो भी सीजनल फ्रूट है। मैं जनरली प्रेफर करती हूँ या तो जैसे पपाया ले लिया, या एप्पल ले लिया, गुआवा ले लिया, तो कम कम शुगर वाले फ्रूट्स जिसको बोलते हैं, ताकि ब्लड शुगर जल्दी और तेजी से ना बढ़े, वो लेते हैं। फिर उसके बाद फिर एक मिड मॉर्निंग में आता है टाइम, उस वक्त आप थोड़ा या तो चाय ले सकते हैं, या अगर सुबह का फ्रूट मिस हुआ है तो वो उस टाइम ले सकते हैं। लंच में प्रेफर हम करते हैं दाल चावल। उसमें भी जो व्हाइट राइस का थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है, क्योंकि वो शुगर लेवल जल्दी बढ़ाता है, तो उसमें या तो ब्राउन राइस ले सकते हैं, या आप दाल चावल का कॉम्बिनेशन जब करेंगे सैलेड्स के साथ, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ऐसे पदार्थ जो आपका ब्लड शुगर तेजी से ना बढ़ाएं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हमें खाने होते हैं। तो वो दाल चावल और सैलेड का एक मिक्सचर होता है। क्योंकि हम लोग हिमाचल से हैं, तो हमारे बिना चावल के तो हमारा गुजारा होता ही नहीं है। दिन में अगर एक बार ना खाएं, 2 दिन मिस हो जाए तो तीसरे दिन लगता है कि कुछ खाया ही नहीं है। तो विदाउट राइस इज नो लाइफ फॉर अस। डिनर में हम लोग प्रेफर करते हैं सब्जी रोटी, और प्रोटीन इंटेक के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। डायबिटीज में प्रोटीन लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मसल लॉसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू बोलते हैं, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होता है। तो या तो कोई पनीर की सब्जी हो, या कुछ ना कुछ प्रकार से दाल जरूर हो। मैं क्योंकि शाकाहारी हूँ, अंडा भी नहीं लेती, नॉनवेज नहीं लेती, तो मुझे सारे वेजिटेबल पदार्थ से या डेयरी प्रोडक्ट से अपना प्रोटीन का बैलेंस, दाल राजमा जी वो मैनेज करना पड़ता है। जी अच्छा, यहीं से, क्योंकि आप तो वेजिटेरियन है, अब कई ऐसे भी हैं जो नॉन वेजिटेरियन, हाँ जी, उनके लिए आप क्या टिप्स दें कि वो कैसे डाइट कैसी रखें, क्या कौन सा मीट लें, रेड मीट, व्हाइट मीट, क्या अवॉइड करें, उनके लिए भी जरा कुछ। बिल्कुल, तो उसमें वो लोग एग ले सकते हैं। एग में भी येलो पोर्शन थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रखें, जो योक होता है। चिकन आप ले सकते हैं, लेकिन लीन मीट्स जो होते हैं, लीन बोलते हैं जिसमें फैट की मात्रा कम हो, वो वाले आप ले सकते हैं। रेड मीट अवॉइड करेंगे। हाँ, फिश ले सकते हैं, फिश बहुत अच्छा होता है, ओमेगा 3 भी होता है, तो नेचुरल सोर्स है आपके लिए ओमेगा 3 का। तो वो, लेकिन इसमें
जब भी डाइट बनाई जाती है या डाइट के बारे में बात होती है तो कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन ये सब बैलेंस करके चलना होता है। कुछ भी एक्सेस में जाएगा तो वो फैट ही बनेगा और नुकसान ही करेगा शरीर को। तो अच्छा, और यानी कि जो मीट्स भी ले रहे हैं तो कई ऐसे होते हैं कि इस तरह से कोई राइस के साथ पसंद करता है, कोई रोटी के साथ पसंद करता है, जी उसका भी बैलेंस बना करके। हाँ, उसका बैलेंस ऐसा है ना कि जैसे कैलोरीज आपने बैलेंस कर लिया, तो अगर आप राइस के साथ ले रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा सा सैलेड या वेजिटेबल ज्यादा डाल लें। तो प्लेन राइस की बजाय जैसे मटर वाले पुलाव बना लिए या जीरा वाले पुलाव बना लिए, कुछ इस तरह से, या मिक्स वेज फाइबर इनटेक आपको थोड़ा सा बढ़ाना है ऐसा। तो मेघा जी, अच्छा जैसे अभी रेड मीट, राइस और रोटी, इन तीनों के बारे में एक एक करके इनको जरा कवर करते हैं क्योंकि काफी वास्ट टॉपिक है ये भी। सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताइए कि रेड मीट आइडेंटिफाई कौन कौन से होते हैं? जी, तो रेड मीट जनरली होते हैं आपके मटन हो गया है, पोर्क हो गया है, बफेलो मीट हो गया है। इसमें रेड मीट इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें फैट की मात्रा ज्यादा होती है, तो वो वैसे ही नुकसानदायक है क्योंकि हमें फैट पे ही कंट्रोल करना है। कई लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होती है जिसमें वो ऑलरेडी उनका वजन बढ़ा हुआ होता है, तो फैट कंट्रोल करने के लिए बोला जाता है। तो उस केस में भी इंटेक उनका लिमिटेड रहे या ये वाली चीज अवॉइड करें, ऐसा रिसर्चेस कहती हैं कि हार्ट के लिए भी अच्छा नहीं है वो। और डायबिटीज और हार्ट का कहीं ना कहीं लिंक होता है कि अगर डायबिटीज है तो हार्ट प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसके लिए भी अवॉइड करना चाहिए। आपने राइस की बात करी तो ब्राउन राइस जो होता है वो पकने में थोड़ा टाइम लगता है उसको, क्योंकि वो उसमें फाइबर होता है ज्यादा मात्रा में, तो बट वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। उसमें कुछ विटामिन होते हैं, विटामिन डी कॉम्प्लेक्स, वो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं इन कंपैरिजन टू व्हाइट राइस। तो व्हाइट राइस की जगह ब्राउन लिया जाए, या व्हाइट राइस को भी आप थोड़ा मॉडिफाई कर दें तो उसमें फाइबर ऐड कर दें। व्हाइट इसलिए है, सफेद इसलिए बोले क्योंकि उसका रेशा फाइबर निकाल दिया गया है। तो हमने डाइट से फाइबर उसमें ऐड करना है, डाइटरी फाइबर, तो उसका ब्लड शुगर बढ़ाने का जो तत्व है वो कम हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो फाइबर हम कैसे ऐड कर सकते हैं? फ्रूट्स नहीं ऐड कर सकते तो सब्जियां ही डालनी पड़ेंगी। तो आपने बीन्स बना, जैसे पुलाव फॉर्म, मटर डाल दिया, बीन्स डाल दी, कैरेट्स डाल दी, या उसी में ही जीरे का तड़का लगा दिया, इस तरह से। और लास्ट रोटी का, हाँ रोटी की भी बात है कि कई हमें सुनने को मिलता है क्योंकि रोटी में कार्ब्स होते हैं जो डायरेक्ट उसकी गेहूं की बनी हुई होती है, तो इसमें क्या मल्टीग्रेन पे शिफ्ट करें जो डायबिटीज से जूझ रहे हैं, क्या इसमें बेटर ऑप्शन होगा? इसमें पहला तो ये कि मैं आटे वाली रोटी ही लेती हूँ, मैं मल्टीग्रेन बहुत ज्यादा नहीं कंज्यूम करती। बट ये है कि हम जब आटा लाते हैं मार्केट से, हमारा चक्की आटा, एक बार मैं दर्शकों को बता दूं, मतलब प्रॉपर गेहूं का आटा, हाँ, लेकिन उसमें फाइबर ज्यादा होता है। तो हम जब चक्की से लेके आते हैं, पिसवा के लाते हैं, तो हम उनको मोटी गेहूं वाला या मोटा पिसा हुआ आटा बोलते हैं। अच्छा, तो उसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। ये हो सकता है मल्टीग्रेन की बजाय मैं प्रेफर करूंगी कि आप आटे के साथ कोई सिर्फ एक ग्रेन, एक अनाज डालें। कई लोग बहुत सारे अनाज डाल करके वो बहुत एक खिचड़ी बना देते हैं, उसकी बजाय एक डाल लें। तो आप या तो बेसन डाल लें थोड़ा सा, या चने का आटा डाल लें, या ओट्स डाल लें उसमें, इस तरह से कर सकते हैं। 2 से ज्यादा मैंने, क्योंकि मेरे पेशेंट्स भी हैं, कई लोग आते हैं बोलते हैं कि मल्टीग्रेन उनको सूट नहीं करता है, स्टमक इंडाइजेशन हो जाता है, तो वो मैं अब अवॉइड करवाती हूँ। मैं खुद भी नहीं लेती हूँ, इसलिए किसी को सजेस्ट भी नहीं करती हूँ। तो 1 सिंगल ग्रेन और 2 ग्रेन मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं। अच्छा, गेहूं के साथ क्या, जैसे मक्का पिसवाते हैं, कई चना पिसवाते हैं, हाँ। और आपने बेसन बताया, कुछ है कि रागी भी करते हैं, लेकिन वो शायद गर्म हो जाता है। एक कर सकते हैं ना, कोई भी एक कर सकते हैं। हमारा क्या है, जो इंडियन आयुर्वेद है उसमें कई ग्रेन्स का, कई अनाज के तत्वों के बारे में बोला गया है, ठंडा गरम ऐसी बात होती है। तो बाजरे को गरम बोला जाता है, तो ऐसा कहते हैं कि वो सर्दियों में खाना चाहिए। और कुछ ऐसे अनाज होते हैं जो कहते हैं गर्मियों में, जैसे ज्वार होता है वो गर्मियों में खाना चाहिए। तो उसको अगर आप ध्यान में रखें तो आप आटे के साथ बाजरा सर्दियों के लिए इस्तेमाल कर लें, और आटे के साथ ज्वार जो है वो गर्मियों के लिए कर लें। बट मेरा ये मानना है कि बहुत सारे ग्रेन्स, बहुत सारे अनाज को मिक्स करने के बजाय
1 या 2 मैक्सिमम अगर आप रखें सफिशिएंट है तो वो सफिशिएंट होता है, हेल्थ के लिए अच्छा अच्छा। और इसका रेशो क्या होना चाहिए? मान लीजिए हम 5 किलो आटा लेके आ रहे हैं तो कितना क्या-क्या चीजें रखें उसमें, अगर 1-2 ग्रेन्स के मैं जनरली हम लोग जैसे 4:1 रखते हैं कि 4 पार्ट्स आटे के और 1 पार्ट जो है वो दूसरा अनाज का। 4 पार्ट्स मतलब गेहूं के और 1 पार्ट उसका गेहूं या जो भी आप हाँ प्रेफर हाँ करें। 4:1 का कर लें या 3:2 का कर सकते हैं आप। गेहूं की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए कंपैरेटिवली अदर। गेहूं देखिए कभी बुरा नहीं था, उसको बुरा आज के टाइम में एक्चुअली में बना दिया गया है। सुनने को मिलता है हमें फिटनेस एक्सपर्ट से कि भाई ये मत लीजिए और इससे शुगर लेवल हाइक हो जाता है और ये हो जाता है। क्योंकि आप घरों में आप अपने नानी दादा दादी नाना को देखेंगे, वो तो गेहूं की रोटियां खाकर ही बड़े हुए हैं और उनको बहुत बहुत समय तक कोई ज्यादा ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो शायद इतना भी बुरा नहीं है जितना उसको बना दिया, इसको विलेन ही बना दिया है आज के टाइम में। बट हाँ, उसको अगर आप एक थोड़ा बैलेंस करके रखेंगे उसको अपनी डाइट में तो नुकसान नहीं करेगा। अच्छा मेघा जी, आपने जिक्र किया टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं इसको डिटेल में कि क्या क्या चीजें होती है, कैसे इसको हैंडल करना, कैसे टैकल करना, सारी चीजें। सो डायबिटीज 2 तरह की होती है। एक होता है टाइप 1, इसको बोलते हैं IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, और एक होती है टाइप 2 जिसको बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। तो जैसे नाम से पता चल रहा है, इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब इंसुलिन पे डिपेंड होना पड़ रहा है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब उसमें इंसुलिन की जरूरत नहीं है तो आप वो मेडिसिन से भी काम चला सकते हैं। पहली बात। दूसरा ये होता है जनरली जो IDDM होता है टाइप 1 वो बच्चों में पाई जाती है, बिलो द एज ऑफ हाँ जी, तो वो जनरली छोटे बच्चों में बिलो द एज ऑफ 20 इयर्स पाई जाती है। और जो NIDDM है टाइप 2 डायबिटीज है वो जनरली मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज होता है आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज। हाँ, जो टाइप 1 है उसमें कोई अभी तक कॉज पता नहीं चला है, किस वजह से हो रही है ऐसा कोई डेफिनेट कॉज नहीं पता चला है। जैसे अगर मेरी बात करें तो मुझे मीजल्स हुए थे, तो मेरे सेकेंड मीजल्स अटैक के बाद जो सेल्स हैं बॉडी के, उन्होंने पैनक्रियाटिक सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये जेनेटिक नहीं था। टाइप 2 जनरली जेनेटिक मानी जाती है, तो अगर वो पेरेंट्स में है तो बच्चों को भी होएगी, और वो थोड़ा सा लाइफस्टाइल का भी प्रॉब्लम होता है, इशू। तो वो टाइप 2 डायबिटीज है कि आपका खाना पीना खराब था, आपका वजन बढ़ा हुआ था, स्ट्रेस बहुत ज्यादा था, तो आपको डायबिटीज हो गई। तो यानी जैसे आपको मीजल्स हुए वो जब आप छोटी 3 साल से पहले पहले वो प्रॉब्लम हुई, उसके बाद ये सामने आया कि ये टाइप 1 डायबिटीज। हाँ जी, हाँ जी। बेसिकली थोड़ा और इसको मैं बताना चाहूंगी। क्या होता है टाइप 1 में, जो हमारा पैनक्रियास इंसुलिन बनाता है, हमारे बॉडी में एक ऑर्गन होता है पैनक्रियास, वो इंसुलिन बनाता है। टाइप 1 में वो सारे इंसुलिन बनाने वाले सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जब बन ही नहीं रहा है तो बाहर से लेना पड़ता है, इसीलिए इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। टाइप 2 में ऐसा होता है क्योंकि आपका लाइफस्टाइल इतना खराब था, तो वो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स धीरे 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 डिस्ट्रॉय होते गए, वो खत्म होते गए। तो अभी भी है थोड़े से जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ। तो वो मेडिसिन से सिर्फ उसके फंक्शनिंग को एनहांस कर देते हैं। हाँ। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब टाइप 2 वाले भी इंसुलिन पे चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपना लाइफस्टाइल कंट्रोल नहीं किया, अपना स्मोकिंग ड्रिंकिंग हैबिट्स बंद नहीं करी, मैनेजमेंट जी, तो वो दिक्कत हो जाती है। इसी के दौरान डायबिटीज के केसेस हमें सुनने को मिलते हैं कई बार। लोगों के ये समझ बैठते हैं या मिथ है एक तरह का ये कि मदर को पहले से या पेरेंट या किसी को मदर फादर को पहले से तो वो जनरेशन में बेबी तक पहुंचती है उसी के जरिए डायबिटीज, या प्रेगनेंसी के दौरान अगर लेडी वुमन को डायबिटीज हो जाती है तो बच्चा डायबिटिक हो सकता है। ये जो चीजें हैं ये कितनी इनमें सच्चाई है या क्या है, पूरी आप डिटेल में बताएं हमारे दर्शकों को। सो टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज के अलावा भी एक जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होता है। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, या तो ऑलरेडी पहले से वजन बढ़ा हुआ था या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस था, तो वो केटर हो जाता है जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो मेडिसिन वगैरह उसके हिसाब से देते हैं। तो पहला तो ये कि मदर से बच्चे को होगा, ये एक मिथ है, ये जरूरी नहीं है।
और दूसरी बात ये कि मदर को भी अगर जेस्टेशनल डायबिटीज हो गई, प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो गई और वो उसको लाइफ लॉन्ग रहेगी, ऐसा भी जरूरी नहीं है। बहुत सी केसेस में वो क्योर भी हो जाती हैं। हमारे पास बहुत से एग्जांपल्स हैं जब सिर्फ वो प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हुआ लेकिन वो बाद में क्योर हो गया। रिवर्स हो गया बाद। हाँ, तो वो रिवर्स ऐसा है कि अल्टीमेटली बात वही है, आप लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करिए, अपना शुगर्स मॉनिटर करिए, मेडिसिन टाइम से खाइए, वर्कआउट करिए, जो भी प्रिकॉशंस डॉक्टर्स बोलते हैं उनको फॉलो करिए, तो ये रिवर्सिबल है, क्योरेबल है। और वो जरूरी नहीं है कि अगर मदर को हुआ तो वो बेबी को भी नहीं नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है। जनरली टाइप 1 डायबिटीज को इम्यूनिटी ऑनसेट डायबिटीज ही कहा जाता है। कहीं ना कहीं आपके इम्यून सेल्स जो होते हैं, जो बीमारियों से लड़ते हैं, वो आपके पैनक्रियाज के बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो बच्चों में ज्यादातर जो डायबिटीज होती है वो इम्यूनिटी की वजह से होती है, इम्यून सिस्टम की खराबी की वजह से होती है। बेहद जरूरी जानकारी है काफी। जी। अच्छा मेघा जी, अगला सवाल, ये सवाल मतलब वाकई में सभी जो डायबिटीज से जूझ रहे हैं आमतौर पर इससे वो बहुत परेशान रहते हैं, और जो घर वाले उनके मैनेज कर रहे होते हैं कि मीठे की इंटेक की जब बात की जाए, कि क्योंकि मीठा ऐसी चीज है वो सबको पसंद आता है, और कुछ ना कुछ मिठाइयाँ हो या कुछ शुगर, मतलब वो जैसे वो डोपामाइन रिलीज करता है हमारे जहन में, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो मीठे की जो क्रेविंग है उसको मैनेज करते हो, क्योंकि हमें ये सुनने को मिलता है कि नहीं बिल्कुल नहीं लेना है और बिल्कुल अवॉइड करना है, चीनी नहीं लेनी और मिठाई नहीं खानी, या ये फ्रूट स्पेसिफिक चीजें जिनमें मीठा ज्यादा है वो नहीं लेना। तो इसको डिटेल में हमारा थोड़ा बताया कि टाइप 1 के पेशेंट्स जो हैं वो किस तरीके से ले सकते हैं, क्या इनटेक वो रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं, और टाइप 2 के कैसे मैनेज कर सकते हैं। जी ठीक है, तो पहले टाइप 1 की बात करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज जैसे मैंने बोला वो बच्चों में होता है, तो इसमें शुगर लेवल मैनेज करना, मेंटेन करना शुगर लेवल्स बहुत हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि अभी आपने खाना खाया, इंसुलिन लगाया, थोड़ी सी दौड़ भाग करी बच्चे ने, उसका शुगर लेवल लो हो गया। लो शुगर लेवल्स को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। जब आपका शुगर लेवल 50 से भी कम हो जाए तो वो लो शुगर होता है, हाइपोग्लाइसीमिया। ऐसे केस में शुगर इंटेक बहुत जरूरी हो जाता है। तो जो पहली चीज देनी होती है, या तो वो फ्रूट जूस होते हैं या ग्लूकोज होता है। या जनरली सजेस्ट किया जाता है कि बच्चे अपने पास कोई चॉकलेट या मीठी टॉफी जरूर रखें, ताकि उनको जब भी वो साइन एंड सिम्टम हो कि हाँ थोड़ी कपाहट हो रही है या चक्कर आ रहे हैं, या डिटेल में जी जी हाइपोग्लाइसीमिया का ऐसा होता है कि आपको थोड़ा चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, ब्लड विजन बोलते हैं, आंखों के आगे धुंधला होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा शिवरिंग होगा और स्वेटिंग बहुत ज्यादा शुरू हो जाएगा। तो ऐसे कोई सिम्टम्स आपके आ रहे हैं, स्पेशली बच्चे में अगर आप देख रहे हैं, तो उस वक्त वो शुगर इनटेक करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो शुगर हमेशा बुरा नहीं होता है, कई केस में वो आपका लाइफ सेवर भी हो जाता है, आपकी जान बचाने के भी काम आता है। दूसरा एक सजेशन टाइप 1 वालों को बोला जाता है कि वो अपने पास एक आई कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड रखें, जिसमें मेंशन किया हो उनका नाम, उनका पता, एड्रेस, उनकी एक फोटो, इस बात के साथ कि आई एम अ डायबिटिक एंड इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी हो तो मेरे घर वालों को या मेरे डॉक्टर से कांटेक्ट करें, क्योंकि इमरजेंसी नंबर्स होता है, क्योंकि छोटे बच्चों में हाइपोग्लाइसीमिया होने का चांस थोड़ा ज्यादा होता है। थोड़ा मैनेजमेंट, क्योंकि बच्चा छोटा है, उसको खुद भी वो साइन सिम्टम्स नहीं पता, पेरेंट्स हमेशा स्कूल में या ट्यूशन के टाइम उनके आसपास नहीं होते हैं, तो इस केस में वो इस आई कार्ड को अपने पास रखें। जैसे कि मैंने मेंशन किया था, मुझे स्कूल में लंच ब्रेक लेट मिला था तो मैं बेहोश हो गई थी, क्योंकि वो स्कूल वालों को पता था, तो वो मेरे को डॉक्टर के पास लेके गए। तो इस तरह से वो अपना मैनेज कर सकते हैं। टाइप 2 में बोलूंगी कि प्लीज अवॉइड शुगर्स। आपका वेट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, आपके कोमॉर्बिडिटी बोलते हैं, मतलब डायबिटीज के साथ कोई और आपको प्रॉब्लम होने का खतरा बढ़ जाता है, चाहे वो हार्ट का प्रॉब्लम हो, चाहे किडनी डिसऑर्डर हो, लंग्स डिसऑर्डर हो, आईज का रेटिनोपैथी बोला जाता है। तो उस केस में अगर आप अवॉइड करें, स्पेशली अगर आपका HbA1c 3 महीने का ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो चेक किया जाता है, अगर वो कॉन्स्टेंटली हाई है तो आपको शुगर्स बिल्कुल अवॉइड करनी है।
क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया होने का जो खतरा होता है वो टाइप 2 वालों को थोड़ा कम होता है। वो डायबिटीज वेट इसलिए बढ़ा है, डायबिटीज हुआ है क्योंकि वो ज्यादा ही खा रहे हैं। ओके। तो इसलिए हम उनको बोलते हैं नो मीन्स नो, नहीं खाना मतलब नहीं खाना। दैट्स रियली इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। थोड़ा कंट्रोल तो रखना पड़ेगा जुबान पे। मेघा जी, देश में आजकल हम देख रहे हैं कि डायबिटीज वाकई में बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। लोगों को अपने आसपास में दिख जाएंगे, अरे हाँ आपको भी शुगर है, मुझे भी शुगर है, इस तरीके से बात करते हुए। क्या वजह है कि सडनली इतनी हाइक आ गई है इस प्रॉब्लम में? हमारे देश भर में लोग इसका सामना कर रहे हैं जो। ओके, तो जैसे मैंने बोला डायबिटीज क्योंकि 2 प्रकार की है। टाइप 1 जो बच्चों में होता है उसका ऑनसेट या उसका कारण अभी तक पता नहीं चला है। टाइप 2 में जैसे कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बोलते हैं, यहाँ पे 3 फैक्टर्स आते हैं। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, इम्प्रॉपर इम्बैलेंस डाइट, बहुत जंक फूड खा रहे हैं, जूसेस पी रहे हैं, आप पिज्जा खा रहे हैं, साथ में आपको पेप्सी चाहिए ही चाहिए। और मेन जो तीसरा है वो है स्ट्रेस, क्योंकि ज्यादातर जितनी रिसर्चेज हुई हैं उसमें लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और इम्प्रॉपर डाइट के साथ जो एक बहुत बड़ा कारण निकला है टाइप 2 डायबिटीज होने का, वो स्ट्रेस है। तो जब आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कर लेंगे तो वो आसान हो जाएगा। अब स्ट्रेस मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आपको स्ट्रेस होगा, जब कोई टेंशन है, दिमाग में कोई विचार चल रहे हैं, तो ना आप वर्कआउट के लिए जा पाएंगे, ना आप खाना टाइम पे ले पाएंगे। आपका जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि आपको बहुत टूरिंग जॉब है, घूमना पड़ रहा है, तो लाइफस्टाइल आपकी खराब हो गई, उसकी वजह से आपकी डाइट खराब हो गई, तो वो कहीं ना कहीं वो डायबिटीज में प्रेसिपिटेट होती ही है। तो मेरा ये सजेशन है, नो मैटर व्हाट, जैसा भी आपका जॉब प्रोफेशन है या लाइफस्टाइल है, आप अपना स्ट्रेस कंट्रोल करिए, फूड हैबिट सुधारिए और थोड़ा सा अपना कोई भी, भले ही 30 मिनट्स का वॉक हो, जॉगिंग हो, कोई भी एक्सरसाइज कोई भी अपनी फिजिकल एक्टिविटी जरूर जरूर अपना अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करिए। थोड़ा सा स्ट्रेस के बारे में बता पाएं कि जैसे फॉर एग्जांपल के ये बहुत जाहिर सी चीज है कि हम शुगर खाएंगे, हम मीठा खाएंगे तो हमारी शुगर हाइक होगी, हम एक्टिविटी नहीं करेंगे तो हमारा वजन बढ़ेगा, तो उससे डायबिटीज होगी। हाँ। स्ट्रेस कैसे अंदर हार्मोनली अफेक्ट करता है हमारे शुगर लेवल्स को या पैनक्रियास को, या जो भी काम करती होंगी इसमें हाँ, चीजें? तो स्ट्रेस में ऐसा होता है कि कुछ कॉर्टिसोल हार्मोन्स जैसे हम बोलते हैं, जी, हाँ। वो उसका काम होता है कि जब भी आपकी शुगर लेवल कुछ इरेक्टिक हो रही है तो वो उसको बॉडी को, आपको भूख लगेगी तो वो आपको वो शुगर प्रोवाइड करेगा। तो अच्छा। कहीं ना कहीं ये हंगर क्रिएट करता है। आपका पेट भरा हुआ है, शुगर लेवल आपकी बराबर है, लेकिन एक वो फैक्टर आएगा कि नो आई एम हंग्री। ओके। तो हाँ, तो वो उस वक्त अगर आप चेक भी करेंगे आपका ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल होगा, लेकिन वो स्ट्रेस की वजह से ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ खाना है, खाने की क्रेविंग हाँ, होगी। क्रेविंग है। स्ट्रेस ईटिंग भी कुछ लोगों को जैसे होती है। कई लोग, हाँ, इसको बिंज ईटिंग भी बोलते हैं कि भाई हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाए जा रहे हैं। और बहुत से लोग होते हैं जिनको लगता है कि कुछ मीठा खा के ही उनकी क्रेविंग सेटिस्फाई होती है। तो बहुत से बार आप देखते हैं कि वो केक्स, चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज, डेजर्ट्स पे ही जाया जाता है। तो उसकी वजह से अब क्या है, आपका ऑलरेडी एक तो वेट, मैं स्पेसिफिकली टाइप 2 की बात कर रही हूँ, एक तो वेट बढ़ा हुआ है, शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, इंसुलिन प्रॉपर सिक्रीट नहीं हो रहा है, और ऊपर से आप और स्ट्रेस, बॉडी को मेंटल स्ट्रेस के साथ साथ फिजिकल स्ट्रेस भी दे रहे हो, क्योंकि आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, खा रहे हो जो बॉडी अभी यूटिलाइज नहीं कर सकती है या उसको पचा नहीं सकती है। तो इस फैक्टर की वजह से भी प्रॉब्लम ये एग्रीवेट हो जाती है। तो फिर मैंने जो पहले आपको बताया था कि टाइप 2 वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कंट्रोल नहीं किया तो उनको फिर इंसुलिन लग जाता है, क्योंकि उनके फिर वो सेल्स वो फिर डिस्ट्रॉय ही हो जाते हैं, वो बनता चला वो बंद ही, हाँ, तो इंसुलिन बनाना ही बंद कर, वो बेचारे इतने फटीग हो जाते हैं कि वो इंसुलिन बनाना ही बंद कर देते हैं, फिर वो उनको इंसुलिन पे आना पड़ता है। तो टाइप 2 इज मैनेजेबल। टाइप 1 के बारे में क्योंकि डॉक्टर्स भी कुछ अभी नहीं बता पाए हैं, तो मैं तो क्या ही बता सकती हूँ आप लोगों को। आज के स्टेट में जब सारे सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंटरनेट मिस इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम वेरी ग्लैड कि हील भारत इस दिशा में काम कर रहे हैं कि वो लोगों में सच्ची इंफॉर्मेशन, रियल इंफॉर्मेशन ला रहे हैं।
वो भी थ्रू रियल एक्सपर्ट्स, चाहे वो डॉक्टर्स हों, डाइटिशियंस हों, डेंटिस्ट हों, वो सबको इकट्ठा करके एक बदलाव लाना चाहते हैं, अवेयरनेस लाना चाहते हैं, वो भी ऐसी जो सही है और सच्ची है। दोस्तों, ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था, बल्कि कहानी थी हिम्मत की। अगर आप या आपका कोई परिचित डायबिटीज की परेशानी से जूझ रहा है तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल हील भारत, फॉलो करें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, और जुड़े रहिए तमाम हेल्थी अपडेट्स के लिए। नमस्कार।